है गाइस। तो स्टेक में हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो है नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट। सबसे पहले इसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर ये देखेंगे भी इसको अप्रोच कैसे करना है, फिर हम ये देखेंगे कि भी इसको में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई स्टेक लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे। फिर कोड की स्टेप क्या होंगी, मतलब कैसे लिखना है, कोड से लिखने से पहले क्या करना है वो देखेंगे, फिर कोड लिखेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक अरे दिया हुआ है और हमें उस अरे के हर एलिमेंट के लिए ये पता करना है कि उसके नियरेस्ट राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक अरे दिया हुआ है 351064, तो हमें 3 के लिए उससे राइट में सबसे नियरेस्ट राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो 3 के लिए 5 है नियरेस्ट राइट में बड़ा। फिर 5 के लिए कौन सा है, 1 छोटा है, 0 छोटा है, 6 बड़ा एलिमेंट है तो 6 हो गया। 1 के लिए कौन सा है, 0 छोटा है, 6 बड़ा है तो 6 हो गया। अब 0 के लिए कौन सा है, 6 है। अब 6 के लिए क्या है, कोई भी नहीं है तो -1 हो गया। और 4 के लिए क्या है, उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो -1 हो गया। -1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में लिखा होगा कि अगर कोई एलिमेंट उससे बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता या मोस्ट राइट एलिमेंट के लिए हमें क्या आंसर डालना है। तो इसमें अगर -1 बोला जाए तो -1 डाल दो, या फिर ये क्वेश्चन कहीं और इनडायरेक्टली यूज हो रहा हो तो उसकी नीड के हिसाब से। तो अभी मान लो कि अपने प्रॉब्लम में ये है कि जब नहीं मिले कोई बड़ा एलिमेंट तो हमें उसमें -1 डालना है। तो अब सिमिलरली इस एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, तो 2 से बड़ा है 4 है, ठीक है। 4 से बड़ा है 6 है, ठीक है। 6 से बड़ा क्या है, 8 है, ठीक है। 8 के लिए कोई बड़ा नहीं है तो -1 हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखो, 9 से बड़ा कोई है इसमें, नहीं है। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो 9 से बड़ा कुछ नहीं है तो -1 हो गया। 8 से बड़ा आगे कुछ है, नहीं है, -1 हो गया। 6 से बड़ा आगे कुछ है, नहीं है, -1 हो गया। 4 के राइट में तो कुछ है ही नहीं तो -1 हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल से हमारा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें हर एलिमेंट के लिए उसके राइट में, नियरेस्ट राइट में देखना है कि उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो अब मान लो कि हम इसकी एग्जाम्पल को देखें, तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट में 3 है, तो हम इसके लिए अगर ढूंढने जाएं कि इससे राइट में बड़ा कौन सा है, तो हमने यहाँ से ढूंढना शुरू किया। तो यहीं पे मेरे को बड़ा मिल गया, तो मैंने इसका आंसर लिख लिया कि भाई 3 के लिए है, वो है 5 है। अब मैं 5 के लिए देखने जा रहा हूँ, तो ठीक है 5 से आगे से मैंने शुरू किया, तो मैं यहाँ से चेक करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे इससे बड़ा है, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। यहाँ इससे बड़ा है, नहीं है, तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ इससे बड़ा है तो मैं उसका आंसर में डाल लूंगा, नोट कर लूंगा मेरा आंसर में, और मैं इसको, ये मेरा 5 के लिए भी आंसर हो गया। तो फिर मैं इससे आगे वाले एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर इसके लिए फिर से देखूंगा, यहाँ ये इससे बड़ा है, नहीं है, फिर ये इससे बड़ा है, तो मैं इसके लिए भी आंसर नोट कर लूंगा। फिर मैं 0 के लिए सिमिलरली तो इसके लिए भी नोट कर लूंगा। फिर मैं 6 के लिए देखूंगा, यहाँ इससे बड़ा है, नहीं है, फिर मैं देखूंगा आगे कोई और एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट है ही नहीं तो इससे का कोई आंसर है नहीं, तो मैंने -1 लिख लिया। और फिर मैं 4 के लिए देखूंगा तो इसके राइट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये मेरा ऑटोमेटिकली -1 हो गया। तो हमें करना क्या है, मैं हर ith एलिमेंट के लिए मैं i+1 से लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक, n एलिमेंट्स तक चेक करूंगा कि उसमें कोई बड़ा एलिमेंट है कि नहीं है उससे। तो मेरा यही तो अप्रोच हुआ। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बेसिकली एक फॉर लूप लगा रहा हूं मैं i से लेके बेसिकली 0 से लेके n तक, और फिर मैं दूसरा फॉर लूप लगा रहा हूं जिसमें मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे i है तो इसमें j के लिए i+1 से लेके n तक जाके, और ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो यही तो मेरा सॉल्यूशन होगा ना। 2 फॉर लूप में यहाँ पे वैल्यू लूंगा, जब मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा नीचे वाले फॉर लूप में तो मैं उसमें ब्रेक कर दूंगा जब मेरे को कोई बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। अगर एंड तक कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिलती तो मैं आंसर में मेरे में -1 डाल दिया और उसको अगले वैल्यूज पे मूव कर जाऊंगा मैं। तो यही तो होगा ना मेरा सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन तो आपको समझ आ रहा होगा, ये तो आप कर सकते हो। तो अब ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। तो ये देखो, ये एक फॉर लूप है, ये 1 से लेके या 0 से लेके n तक जा रहा है, तो ये n एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहा है, राइट। अब ये दूसरा फॉर लूप है, ये भी किस पे ट्रेवर्स कर रहा है, ये भी i+1 से लेके n तक जा रहा है, तो ये n के फैक्टर में ही है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो समझना, देखते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया, n-1 एलिमेंट पे मैक्सिमम मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। दूसरे एलिमेंट के लिए मैं कितने एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो n-2 पे करना पड़ेगा। तीसरे के लिए कितना करना पड़ेगा, तो n-3 करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मेरे को हर एलिमेंट के लिए जैसे जाता जाऊंगा तो ये इक्वेशन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना। तो यही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इन सबको जोड़ोगे तो n² -1 और n-1² / 2 समथिंग कुछ करके आता है। तो ये बेसिकली है क्या, n² का ही है ना फैक्टोरियल, तो इसमें n² एग्जिस्ट करता है ना टर्म, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, वो हो गई ऑर्डर ऑफ n²। तो पीछे वाले सॉल्यूशन में हमने देखा कि हम बार बार एक ही वैल्यूज पे ट्रेवल कर रहे हैं, बार बार, लाइक 3 के लिए इस पूरी सब पे, 1 के लिए यहाँ पे, फिर 0 के लिए यहाँ पे, फिर ये, तो एक एक वैल्यूज पे बार बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा कि भाई कोई कुछ चीज ऐसी हो सकती है क्या जो मैं रिमेंबर कर लूँ और जो मेरे को ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर दे दे, ना कि ऑर्डर ऑफ n, बेसिकली ना कि सारे एलिमेंट पे ट्रेवल करना पड़े। तो
मैं मान लो क्या करता हूँ कि मैं इसको एक दिमाग में आता है मैं कि भी पीछे से इसको रीड करके देखता हूँ, अगर पीछे से कुछ बात बन जाए तो अब देखते हैं। तो चलो जैसे मैंने 4 पे सबसे पहले देखा, तो 4 में यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करूंगा जो मुझे याद रखनी है, राइट। तो अब मैंने 4 में मैं देखूंगा तो 4 के लिए इसमें कोई वैल्यू अभी स्टोर्ड है नहीं, 4 के राइट में कुछ है नहीं, तो उसके लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर हो गया -1, और मैं 4 को यहाँ पे कर लूंगा रिमेंबर। अब आया मेरे पास 6, तो अब मैं 6 को 4 से कंपेयर करूंगा और मैं देखूंगा कि भाई अगर ये 6 से बड़ा है या नहीं छोटा है। अगर 6 से बड़ा हुआ तो वो 6 से राइट में एलिमेंट हो गया, राइट, तो वो यहाँ पे आंसर आ जाता। बट ये 6 से छोटा है, तो अब मैं इस 4 को डिलीट कर दूंगा। डिलीट क्यों करूंगा? क्योंकि अगर तुम इन नंबर्स को देखो, इनमें से किसी के लिए भी 4 आंसर हो सकता है क्या? मे भी कुछ के लिए 6 आंसर हो, कुछ के लिए और पहले ही आंसर मिल जाए, बट 4 तो किसी के लिए नहीं होगा ना। तो अब जब 4 मेरे काम का ही नहीं है तो मैं उसको याद क्यों रखूं? तो इसलिए मैं यहाँ से 4 को डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे इस मेमोरी में कोई वैल्यू नहीं बची, तो 6 के लिए मेरा आंसर क्या हो गया? -1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अब मैंने 6 डाल लिया यहाँ पे। अब मैं इस अगली वैल्यूज पे आता हूँ 0 पे, तो 0 के लिए मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल है, तो मैंने उसके 0 के लिए आंसर लिख लिया 6 और उस 0 को भी डाल दिया इसमें, क्योंकि 0 भी तो किसी और के लिए आंसर हो सकता है ना। आगे अगर 0 से छोटा एलिमेंट हो, -1 -2 हो, तो उसके लिए तो 0 बड़ा है, तो उसके लिए 6 आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि -2 के अगर यहाँ पे -2 होता और यहाँ 0 है, तो बेसिकली ये -2 के लिए तो ये 0 ही आंसर होता, ना कि 6। तो अब मैं अगले नंबर पे गया 1 पे, तो अब मैंने 1 के लिए देखा ये 1 से बड़ा है, नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और फिर मैं अगला वैल्यू आएगी 6, वो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे आंसर लिख लूंगा 6। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 6 के बाद मैं 1 इंसर्ट कर दूंगा, डिलीट, 0 हमारा डिलीट हो चुका है। अब मैं अगली वैल्यू पे गया 5 पे, तो अब मैंने 5 के लिए देखा कि भाई 5 से बड़ा 1 है कि नहीं है, नहीं है, तो मैं 1 को डिलीट कर दूंगा। फिर देखूंगा कि 5 से बड़ा 6 है कि नहीं है, तो मैं 6 को यहाँ पे आंसर में लिख लूंगा और 6 के बाद यहाँ पे 5 को मैं यहाँ स्टोर कर लूंगा। तो अब मैंने आगे आया अब मैं आगे आया 3 पे, तो 3 के लिए मैंने देखा 5 3 से बड़ा है, तो उसके लिए मेरा आंसर हो गया 5, और मैं बेसिकली यहाँ पे 3 इंसर्ट कर लूंगा। बट अभी हमारे पास आगे कोई वैल्यू बची नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इन नंबर्स के लिए हमारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, और हमने इसके लिए टेम्परेरी कुछ जो डेटा स्टोर करने के लिए जो टेम्परेरी यूज किया है वो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करी है। ये कौन सी डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक है, ये तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है। तो जिस तरह से हमें काम करना है, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करनी पड़ रही है, तो वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, वो इसी काम को फिलफिल करती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये है कि हमें लास्ट में जो वैल्यू स्टोर करनी थी, अगर उसको डिलीट करना है तो सबसे पहले वही करनी पड़ेगी। तो इसका हमें इसी चीज का यूज करना है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। तो वो हमने देखेंगे कि भाई हमारा 4 के लिए वो -1 था, 6 के लिए -1 है, और फिर 0 के लिए भी है वो 6 है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में है। यहाँ पे जो इस अरे में जो पहले वैल्यू है वो उस अरे के आखिरी वाली वैल्यूज के लिए है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो अरे है ये रिवर्स ऑर्डर में हमारा आंसर होगा, समझ गए ना। क्योंकि इस एलिमेंट के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, और जबकि ये एलिमेंट यहाँ है ना, तो हमें आंसर जो फाइनल रिटर्न करना है वो इसी ऑर्डर में रिटर्न करना पड़ेगा। तो 3 के लिए क्या होगा, 5 होगा। तो इस बेसिकली ये जो वाला जो अरे है ना, जो हमारा आंसर वाला है, उसको रिवर्स कर देंगे एंड में। तो ये 6 6 6 -1 और -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो एंड में जो जब हमने इसको वैल्यूज को डाली उसको रिवर्स करके हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे किया क्या क्या है। तो सबसे पहले जो काम हमने किया है वो ये किया है कि भाई चेक करना है हमें कि स्टैक में कोई वैल्यू है कि नहीं है, और अगर स्टैक में वैल्यूज हैं और वो उससे छोटी वैल्यू है करंट वैल्यू से, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, उनको डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो चेक एंड डिलीट किया है हमने कि भाई चेक करना स्टैक में कोई वैल्यू है कि नहीं, और जो काम की नहीं है उनको डिलीट कर दो। दूसरा काम हमने क्या किया है, हमने हमारा रिजल्ट नोट किया है। रिजल्ट में अगर कोई वैल्यूज हैं स्टैक में, तो हमने उसका जो टॉप पे वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमारा जो होगा आंसर वो -1 हो जाएगा। तीसरा काम हमने क्या किया है, हमने ये किया कि स्टैक के अंदर भी तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। करंट वैल्यू को जब स्टैक में डालेंगे तभी तो उसके लेफ्ट में जो और आइटम आएंगे उनके लिए कंपेयर करेंगे। तो स्टैक के अंदर वो वैल्यू पुश कर देनी है जो अभी हमने करंट वैल्यू को, जिसके लिए हम अभी करंट वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे थे आंसर। चौथा काम हमने जो किया वो किया है वेक्टर को रिवर्स करना, क्योंकि हमें जो आंसर मिला था वो रिवर्स ऑर्डर में मिला था, तो हमने उसको फाइनली रिवर्स करके रिटर्न किया, राइट। तो चलो अब कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम किया, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो वैल्यूज हमारे काम की नहीं है उनको डिलीट कर दो। तो ये तो हमने चेक एंड डिलीट कर लिया। दूसरा हमने यहाँ पे आंसर लिखा, अगर स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है तो -1 डाल दो, अगर वैल्यूज हैं तो जो टॉप पे स्टैक पे वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा काम हमने ये कर लिया कि स्टैक के अंदर भी वैल्यू पुश करनी है ना, करंट वैल्यूज को पुश कर दिया। चौथा काम हमने उसको रिवर्स कर लिया जो फाइनल हमारा आंसर बना था, और उसको रिटर्न कर दिया। तो यही सब तो हमने किया है अभी भी। तो इसका कोड लिखना देखो कितना सिंपल है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आंसर है हमारा, ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि ये फॉर लूप है वो भी एन टाइम जा रहा है,
और फिर ये वाइल लूप है, ये भी n टाइम जा सकता है। तो बेसिकली n इंटू एन, ओके, एन स्क्वायर बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है इसकी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी समझते हैं। तो मान लो जब हमने इसके लिए 6 के लिए देख रहे थे तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, उस 4 को उड़ा दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। तो अब हुआ क्या कि इस 4 को मैं बाकी किसी और के लिए ट्रेवर्स करूंगा, कभी ये नहीं जाएगा ना, किसी और के लिए ट्रेवर्स करूंगा नहीं। तो अब मैंने 0 के लिए जब कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 डाला 0 के टाइम पे, और इस 0 और 6 को ही कंपेयर किया था, और यहाँ पे 0 डाला, 1 डाला, तब 1 के लिए 0 को उड़ा दिया, और फिर 6 और 1 ही बचा। तो अब ये जो 5 है ये कभी 0 या फिर इन 4 पे, इन पे कभी करेगा, इसको एक्सप्लोर नहीं करेगा ना। तो ये सारे एलिमेंट पे जा ही नहीं रहा। जब भी किसी एक को छोटे एलिमेंट मिलते हैं वो सारे उड़ा देता है, तो आगे वाले उन पे जाएंगे नहीं, या तो आंसर पहले ही मिल जाएगा या फिर उन वैल्यूज को हटा देगा। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम एन वैल्यूज पे जा रहा होगा, बट वो किसी एक केस में ही जा रहा होगा। तो ये हो क्या रहा होगा कि ये तो लूप है, पहला फॉर लूप है, ये तो एन टाइम जा रहा है, बट ये वाला है ये बेसिकली एक ही बार एन एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहा है, बार बार नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये n प्लस एन है। तो ये 2n फैक्टर में 2n बेसिकली फैक्टर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ना कि n स्क्वायर फैक्टर में। इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ n बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये ऑर्डर ऑफ n ही है, क्योंकि हम जो रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं वो भी n एलिमेंट स्टोर करेगा। स्टैक की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें देखें, अगर हमारा एग्जांपल ये है 7 8 9 10, तो इस केस में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बेसिकली 10 देखा तो उसको भी स्टेक में डाल लिया, फिर 9 को भी डाल लिया, फिर 8 को भी डाल लिया। तो ये सारे के सारे n एलिमेंट डाल रहा है। अगर कभी n/2 या n-1 या कुछ भी डालोगे तो फैक्टोरियल तो इसका वही रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ n। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गई। तो इसकी टाइम स्पेस एंड सब कुछ ऑर्डर ऑफ n है, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमें बड़ा नंबर नहीं देखना होता, उसके इंडेक्स की जरूरत पड़ जाती है। तो कि भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 से जो बड़ा नंबर है राइट में उसका इंडेक्स क्या है, तो उसका इंडेक्स 1 हो गया ना। तो इस तरह से हमें जरूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जब हमें कंपेयर करना है तब तो वही करना है कि भाई जो वैल्यूज है यहाँ पे सबसे बड़ी वो, और फिर जो करंट नंबर है। बट यहाँ पे स्टेक में क्या डालना है, मैं उसकी जगह नम्स आई की जगह आई डाल देना है, इंडेक्स डाल देना बेसिकली। तो इस इंडेक्स को रखेंगे हम कि कौन सा बड़ा इंडेक्स है, और जब हमें कंपेयर करना होगा तब हम ऐसे कर लेंगे, नम्स ऑफ लाइक स्टेक डॉट टॉप। तो ऐसे हमने नंबर इसको जो स्टेक में टॉप पे जो इंडेक्स है उसकी जो उसका जो वेक्टर में वैल्यू है कोरिस्पोंडिंग, उसको करंट वैल्यू से कंपेयर करके उसका कंपैरिजन कर लेंगे, और रिजल्ट में जैसे हमें इंडेक्स चाहिए तो फाइनली इंडेक्स को हम रिजल्ट में डाल देंगे। तो ऐसे बेसिकली इसके वेरिएशन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।